टाइम था 19 जून 2020 का और जगह थी तमिलनाडु के तोतिकोरिन का सांतानुकूलम, जब हमारे पूरे ही देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और ज्यादातर दुकानें उस टाइम बंद ही रहा करती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि लोग जितना घरों के बाहर घूमेंगे कोरोना उतना ही ज्यादा फैलेगा, तो जितना भी हो सके लोग अपने घरों पर ही रहे। और इसके साथ साथ दुकानदारों के लिए भी फिक्स टाइम कर दिया गया था कि इसके बाद वो दुकान ना खोलें। और 19 तारीख को ही पी जयराम अपने आकर मोबाइल की दुकान को खोलता है। अपनी साफ सफाई कर लेने के बाद वो ग्राहकों की वेट कर रहा था। पूरा का पूरा दिन जो जो ग्राहक उसके पास सामान खरीदने के लिए आ रहा था उनकी उसी तरीके से वो मदद कर रहा था। और इसी तरीके से चलते चलते अब लगभग शाम के 7:30 बजे का टाइम हो चुका था, जब काफी सारे पुलिस ऑफिसर उसकी दुकान पर आ पहुंचते हैं और आकर उससे पूछताछ करने लगते हैं कि अभी तक तुमने अपनी दुकान क्यों नहीं बढ़ाई। इसी तरीके से कुछ एक देर तक उसके साथ बातें कर लेने के बाद अब पता नहीं पुलिस वालों के दिमाग में क्या कुछ बातें चल रही थी कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया। वो लोग उसे अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और जैसे ही इन सभी चीजों के बारे में कि पी जयरामन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसका बेटा पी वेनिक्स सीधा का सीधा थाने जा पहुंचता है और वहां पर जाकर पुलिस ऑफिसर्स से पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार उसके पिता को गिरफ्तार क्यों किया गया है। उसके पिता ने कोई बड़ा जुर्म नहीं किया है, तो उन्हें जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। और इसी टाइम मानो पुलिस ऑफिसर्स अपनी पर्सनल दुश्मनी जयरामन के परिवार के साथ निकाल रहे हो, उन्होंने उनके बेटे के सामने ही जयरामन को एक थप्पड़ जड़ दिया। और इस चीज को देखकर वेनिक्स काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो अब पुलिस वालों से पूछने लगता है कि सबसे पहले तो उसके पिता ने कोई बड़ी गलती ही नहीं की जिसके चलते वो लोग इन्हें गिरफ्तार करके यहाँ पर ले आए, और आखिरकार अब इन्हें ये पीट क्यों रहे हैं। और इन्हीं सारी बातों के बीच उनमें से कुछ एक पुलिस ऑफिसर वेनिक्स को एक साइड ले जाकर ये बात कहने लगते हैं कि वो उसके पिता को छोड़ देंगे, उन्हें इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बदले उन्हें कुछ एक पैसे इन्हें देने होंगे। वेनिक्स इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि एक तो इसके पिता को बेवजह ही पुलिस ऑफिसर यहाँ पर थाने में उठा लाए, यहाँ पर लाकर वो इन्हें पीट रहे हैं और ऊपर से अब इनसे घूस भी मांग रहे हैं, जिसके चलते वेनिक्स इन सारी ही चीजों से साफ इनकार कर देता है। और उसके बाद पुलिस वालों का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस ऑफिसर्स ने जयरामन को इसलिए मारा था क्योंकि वो पहले इससे भी पैसे मांग चुके थे, लेकिन जयराम इस बात से साफ इनकार कर देता है कि कोरोना के कारण इनके घर पर बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और यही कारण है कि ऐसी महामारी में भी वो आकर दुकान खोल रहा था ताकि उन्हें थोड़ी बहुत पैसे मिल जाएं और जैसे तैसे कर उनका घर चल पाए। लेकिन पुलिस को इन सारी ही बातों से कोई मतलब नहीं था, जिसके चलते वो लोग वेनिक्स को भी वापस नहीं जाने देते, जबकि वो लोग उसे भी अपनी हिरासत में ले लेते हैं। ये लोग इन्हें लगभग 19 तारीख को अपनी हिरासत में लेते हैं। जैसे ही इनके बाकी परिवार के लोग पहुंचते हैं कि सबसे पहले तो इनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद इनका बेटा यहाँ पर आया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया, तो आखिरकार यहाँ पर मामला क्या चल रहा है। तो इनके परिवार के सदस्यों को यही बात बोलते हुए कि इस टाइम कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ है, हम लोग यहाँ पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, आप लोग यहाँ से वापस चले जाएं और चिंता मत कीजिए, आपके परिवार के सदस्य भी बहुत जल्द अपने घर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस टाइम इसके परिवार के लोग काफी अच्छे से समझ चुके थे कि सबसे पहले तो इनका बेटा यहाँ पर आया था, अभी वो ही वापस नहीं लौटा है, तो ये दोनों के दोनों वापस कैसे लौट जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस टाइम काफी ज्यादा गुस्से में थी, मानो अपनी पर्सनल दुश्मनी वो इस परिवार के साथ निकाल रही हो। तो अब जैसे ही 20 तारीख का टाइम आता है, रात ही अभी हुई थी, पुलिस ऑफिसर्स मानो टाइम पास के लिए उनके पास जा पहुंचते हैं, जयराम को थप्पड़ लगाते हैं। उसका बेटा साइड में ही बैठकर ये चीज काफी अच्छे से देख सकता था कि इसके पिता ने कोई भी गलती नहीं की, लेकिन फिर भी ये पुलिस ऑफिसर मानो अपना दिल बहलाने के लिए कि रात को इनका टाइम पास नहीं हो रहा है तो चलो इन्हीं के ऊपर हाथ साफ कर लेते हैं, ये बात सोचकर ये इन दोनों को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वेनिक्स इसी बारे में बात करने लगता है कि वो इसको और इसके पिता को अब वापस घर पर जाने दे, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स इस टाइम इस मूड में नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने उन दोनों ही बाप बेटों को पीटना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखी कि ये पिता है ये बेटा है, आपस में बाप बेटे की काफी तरह की एक दूसरे के प्रति इज्जत होती है, लेकिन वो इन सभी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। यहाँ पर लगभग 8 से 10 पुलिस ऑफिसर खड़े हुए थे और उन्हीं के सामने इनके लगभग सारे के सारे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं। एक तरफ वेनिक्स का पिता इस टाइम सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना अंडरवियर पहन रखा था, उसी में 3 से 4 पुलिस ऑफिसर एक डंडे के साथ उसकी पिटाई कर रहे थे। वेनिक्स इन सभी चीजों को नहीं देख पाया और वो जाकर अपने पिता को बचाने की कोशिश करता है। और इसी टाइम इस जेल से
बाहर बैठे हुए बाकी पुलिस ऑफिसर वेनिक्स के पास पहुंचते हैं। उसे पकड़कर एक टेबल पर लिटाया जाता है। उनमें से 2 पुलिस ऑफिसर तो इसके हाथों और पैरों को पकड़ लेते हैं, एक इसकी कमर पर बैठ जाता है और एक पुलिस ऑफिसर ऐसा मौजूद था जिसने कि अपने हाथों में इस टाइम डंडा ले रखा था और वो लगातार उसकी पीठ पर एक के बाद एक वार करता जा रहा था। लगभग अगली सुबह तक वो उन दोनों ही बाप बेटों को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटते हैं और जैसे ही सुबह का टाइम हुआ तो सारे के सारे पुलिस ऑफिसर वापस अपनी अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही 21 तारीख का टाइम आता है तो उस टाइम भी वो उन्हें पीटने में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे थे। इस टाइम उनका पेट पीट कर इतना ज्यादा बुरा हाल हो चुका था कि जयराम ने इस टाइम लुंगी पहन रखी थी, वो उसकी पूरी की पूरी लुंगी खून से लथपथ हो चुकी थी। वेनिक्स का भी काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उसके मुंह को देखा जाए या पूरे ही शरीर को देखा जाए, जगह जगह से इस टाइम ब्लीडिंग हो रही थी। और इन सभी चीजों को देखते हुए वहां पर जितने भी पुलिस ऑफिसर खड़े हुए थे, जिन्होंने की रात के टाइम इनके ऊपर अपना हाथ साफ किया था, उन्होंने इनके ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और उनके सामने एक कपड़ा डालते हुए ये बात कही कि वो जल्द से जल्द इस सारे के सारे खून को साफ कर दे, उसके बाद ये इन्हें रिहा करने वाले हैं। ये सारी की सारी बातें जैसे ही वेनिक्स को पता चलती हैं तो वो अपने आप को संभालते हुए अपने पिता को बचाने के लिए अपना खुद का ही और अपने पिता का जो इस टाइम वहां पर पुलिस स्टेशन में खून बिखरा हुआ था उस सभी को साफ करने लगते हैं। वेनिक्स ने इस टाइम काफी हद तक वहां पर सफाई कर दी थी, लेकिन फिर भी काफी सारे खून के धब्बे ऐसे मौजूद थे जो कि अब पूरे तरीके से साफ नहीं हुए थे। और इन सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स के हालातों को देखते हुए तो यही बात लग रही थी कि ये मानो पूरे के पूरे क्राइम सीन को पूरे तरीके से साफ कर देना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने वहां पर एक सफाई कर्मचारी को बुलाया और जितने खून के धब्बे इस टाइम जमीन पर पड़े हुए थे उन्हें रगड़वा रगड़वा कर साफ किया जाता है। और अगले दिन उन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। उस टाइम कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ था, जिसके चलते एक नॉर्मली अदालत नहीं लगाई जाया करती थी, जबकि जज उनसे काफी ज्यादा दूर बैठा करते थे। इस टाइम जज पहली मंजिल पर बैठते, नीचे जिसके ऊपर केस चल रहा है वो सारे के सारे मुलजिम उनके ओपोजिशन खड़े हुआ करते थे। और इसी टाइम जज को अच्छे से दिखाई नहीं दिया कि इन लोगों को तो काफी ज्यादा बुरे तरीके से इस टाइम फोड़ दिया गया है, काफी ज्यादा बेरहमी से पीटा गया है। उसकी सारी की सारी रिपोर्ट वगैरह देख लेने के बाद उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। इन दोनों को 22 तारीख को जेल भेज दिया गया, लेकिन 22 तारीख की रात होते होते लगभग 9 बजे के आसपास वेनिक्स के शरीर के अंदर इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी कि वो अपनी जान गंवा देता है। और अगली सुबह तक जयराम भी अपनी जान गंवा देता है। जैसे ही इन दोनों ने अपनी जान गंवाई तो अब जज उन पुलिस वालों से पूछने लगते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कांड रच दिया। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स का ये कहना था कि जनाब, हम लोगों ने इनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी टॉर्चर वगैरह नहीं किया, जैसा कि इस टाइम इनके परिवार के लोग बोल रहे हैं। दरअसल हमने जो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया था, इनमें से ये लड़का वेनिक्स इस टाइम बीमार था, जिसके चलते हो सकता है आखिरी टाइम में इसकी तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद इसने अपनी जान गंवा दी। और दूसरी तरफ अगर उस आदमी के बारे में बात की जाए तो वो तो हार्ट का मरीज था, आखिरी टाइम में हार्ट अटैक के कारण उसने अपनी जान गंवाई है। लेकिन लगातार ये मामला अब सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा था। काफी सारे उसके परिवार के लोग सामने आकर इंटरव्यू दे रहे थे कि इन पुलिस ऑफिसर्स ने कुछ इस तरीके से बड़ी ही बेरहमी के साथ इन दोनों का कत्ल किया है। और लगातार आगे से आगे ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा था, जिसके चलते उन सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर अब मुकदमा चलने लगता है। पता लगाया जाता है कि इसमें कौन कौन शामिल था और तब जाकर पता चलता है कि इस पूरे ही कांड में एक इंस्पेक्टर, 3 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल थे। तो इन सारे ही लोगों के ऊपर अब मुकदमा चलने लगता है, क्योंकि इस टाइम कोरोना काफी ज्यादा फैला हुआ था तो इनके केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है और यूं ही इनका केस आगे से आगे चलता रहता है। लेकिन इसी बीच इनमें से एक सब इंस्पेक्टर कोरोना के कारण अपनी जान गंवा देता है और जो ये 10 लोग थे अब सिर्फ और सिर्फ 9 रह गए थे। इनका जो ये केस था ये भी ढीला पड़ जाता है। लेकिन 2025 में इनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने ये बात बताई कि जनाब, आप लोग ऐसा कीजिए कि मैं आप लोगों को उस दिन की पूरी घटना बताने के लिए तैयार हूँ कि इन सारे के सारे लोगों ने मिलकर किस तरीके से उन लोगों की जान ली थी, लेकिन इसे सरकारी गवाह बना लिया जाए, इसे कोई भी सजा ना दी जाए। और ये पुलिस की इस केस में मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन तब तक ये केस सीबीआई के हाथ में जा चुका था और उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इस केस में जितने भी मुलजिम थे उन्हें सजा मिलने वाली है। और 23 मार्च 2026 को इन सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स को दोषी करार दिया जाता है। और 6 मार्च 2026 को जब इन्हें अगली तारीख पर बुलाया जाता है तो जज का ये कहना था कि आप लोगों को शायद
ये बात लग रही होगी कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 14 साल की सजा सुनाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग रिहा हो जाएंगे और वापस आकर अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिताने वाले हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोगों ने असल में मानवीय गरिमा का उल्लंघन किया है। पुलिस को वर्दी लोगों की रक्षा के लिए दी जाती है, ऐसा नहीं कि वो उसका मिसयूज करना शुरू कर दें, उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दें, भ्रष्टाचार फैलाएं और लोगों के दिलों में पुलिस का डर बैठ जाए, जिसके चलते इन सारे के सारे 9 पुलिस ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार नहीं, जबकि 2 बार। जब इन्हें पहली बार फांसी पर चढ़ाया जाएगा तो वो तो सिर्फ और सिर्फ एक की सजा होगी, लेकिन इनके जान गंवाने के कुछ ही देर बाद फिर से इन्हें फांसी पर लटकाया जाए, क्योंकि इन्होंने किसी एक की नहीं जबकि 2 लोगों की जान ली है। लेकिन इस केस में जो सबसे अजीब घटना घटी वो ये थी कि जब इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी, उसके बाद वापस इन्हें जेल में लेकर जाया जा रहा था, तो इनमें से काफी सारे लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे। उनके फेस पर बिल्कुल साफ साफ स्माइल को देखा जा सकता था, और शायद इसका कारण ये रहा होगा कि अब अगर इन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है तो इन्हें पता है कि ये लोग जाकर हाई कोर्ट में दोबारा से दरख्वास्त लगा सकते हैं। वहां भी बात नहीं बनी तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और आखिर में राष्ट्रपति भी तो हैं, वो उनके पास जाके दरख्वास्त करेंगे, और हो ना हो ऐसा जरूर होगा कि इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके अच्छे बिहेवियर को देखते हुए इन्हें उम्र कैद भी नहीं होगी, वो बहुत जल्द वापस बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को इस तरीके की कहानी सुनाकर परेशान नहीं करना चाहता, जबकि सचेत करना चाहता हूँ। तो अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट श्री राज को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गाइड अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।